हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में जो दिखाने के लिए आया हूँ या पढ़ाने के लिए आया हूँ, उसी टॉपिक है दोस्तों नरेशन, जो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है नरेशन। अगर हम नरेशन के बारे में अगर जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज में सब कुछ लिखना आसान हो जाता है। जैसे कोई हम क्वेश्चन आंसर लिखें, निबंध लिखें या लेटर या एप्लीकेशन लिखें, इन सारी चीज़ों को लिखने में ये नरेशन हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो आइए आज हम नरेशन के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कथन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि जो नरेशन होता है यानी कथन जो होता है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, उसके बारे में देखें। पहले कथन को हम डायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट नरेशन, जिसकी हिंदी होती है दोस्तों प्रत्यक्ष कथन। और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, जिसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन यानी नरेशन दो प्रकार का होता है। एक को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और उसकी हिंदी, जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, कि डायरेक्ट नरेशन का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष कथन। यानी अब हम जानने ये जा रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन अर्थात प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन में क्या अंतर होता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। डायरेक्ट नरेशन की सबसे पहले चर्चा करते हैं। यानी सबसे पहले आपको डायरेक्ट नरेशन क्या होता है उसके बारे में आपको हम बता दें कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। यानी प्रत्यक्ष कथन जो होता है वह वाक्य होता है, डायरेक्ट नरेशन जो होता है वह वाक्य होता है जिसमें स्पीकर यानी वक्ता यानी बोलने वाले के कथन को ठीक उसी प्रकार कोष्ठक के अंदर लिखकर बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है। ये रहा दोस्तों डायरेक्ट नरेशन की बात। इसकी परिभाषा जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह वाक्य होता है, यानी डायरेक्ट नरेशन वह वाक्य होता है जिसमें स्पीकर यानी बोलने वाला, कहने वाला यानी वक्ता जो होता है के कथन को ठीक उसी प्रकार से कोष्ठक के अंदर लिखकर कोष्ठक के अंदर उस वाक्य को बंद कर देते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि वह मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, वह मुझसे कहा, इस वाक्य में हमारा बोलने वाला यानी वक्ता जो है वह है यानी ही है, और यह बात जिससे कह रहा है वह शब्द जो हमारा है कर्म वह मुझसे है। यानी स्पीकर हमारा हुआ वह, और मी जो शब्द हुआ वो डिस्टेनर हुआ यानी सुनने वाला हुआ। वह मुझसे कहा, और यह जो कुछ भी कहा उसकी कथन को अगर हम कोष्ठक के अंदर लिखकर बंद कर लें, जैसे कह दिया जाएगा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, ऐसा लिख करके इन्वर्टेड कामा आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यानी वह मुझसे कहा मैं तुम्हारा मित्र हूँ,
हमने इस कहने वाले व्यक्ति के बात को या वाक्य को जस का तस कोष्टक के अंदर लिख करके इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया। अगर आप इसका ट्रांसलेट करते हैं तो इसका ट्रांसलेट होगा कि ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, यानी आई एम योर और फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड और इन्वर्टेड कामा क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो आपने क्या किया, इस कहने वाले बोलने वाले व्यक्ति की बात को आपने कोष्टक के अंदर लिख करके इन्वर्टेड कामा में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इस तरह से यह वाक्य जो हुआ डायरेक्ट नरेशन का हुआ। अब हम चर्चा करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम चर्चा करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की, यानी जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। यानी इसकी परिभाषा होती है कि वक्ता के कथन को अपने शब्दों में लिख देना, अपने शब्दों में लिख देना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ये था दोस्तों इनडायरेक्ट नरेशन की परिभाषा। यानी इनडायरेक्ट नरेशन यानी अप्रत्यक्ष कथन होता क्या है। इसमें आपको बताया गया कि जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में लिख दिया जाता है तो उस कथन को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अगर इस वाक्य को अगर ऐसे कह दिया जाता कि वह मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इस तरीके से, तो यह जो वाक्य आपका हुआ इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य हुआ। यानी वक्ता के कथन को हमने उस तरीके से नहीं लिखा जैसा कि उसने कहा है, बल्कि हमने वक्ता के कथन को इस शब्द की के द्वारा जोड़ लिया। जब इस वाक्य का आप नरेशन करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे तो इस वाक्य का नरेशन यानी इस वाक्य का जो ट्रांसलेट होगा, यह ऊपर जो लिखा गया है वह वाक्य प्राप्त नहीं होगा। इसको अगर आप लिखते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अनुवाद होगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड, ही वाज माई फ्रेंड। अब दोस्तों आप विचार कर रहे होंगे कि वास्तव में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले वाक्यों में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए अंतर दोस्तों केवल एक चीज़ हमको नज़र आ रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वह मुझसे कहा मैं तुम्हारा मित्र हूँ। इस चीज़ को हमने इन्वर्टेड कामा में लिखा था, इसलिए ये सेंटेंस जैसा दिखा, जिस टेंस में दिखा उसका अनुवाद हमने वैसा लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या काम किया है कि इसी वाक्य को यहाँ पर भी लिखा गया है, लेकिन अंतर केवल यह है कि उस चीज़ को हमने इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद नहीं किया है। जब उस वाक्य को आप इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं बंद किया है तो एक चीज़ आपने अलग से किया है। क्या किया है कि आपने उस वाक्य को की शब्द के द्वारा जोड़ दिया है। जब उस वाक्य को आप की शब्द के द्वारा जोड़ दिया है तो हम देख रहे हैं कि उस वाक्य में बहुत सारा परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है। दिखाई ये दे रहा है कि डायरेक्ट नरेशन का जो वाक्य था, जहाँ पर मैं की अंग्रेजी आई लिखा गया था, अब यहाँ पर मैं होने पर वह आई नहीं लिखा गया, इस मैं के जगह पर ही हो गया। दूसरा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है कि इस वाक्य में एम क्रिया का प्रयोग था, लेकिन यह क्रिया इस वाक्य में वाज में बदल गई है। तीसरा परिवर्तन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो योर शब्द है, इस इनडायरेक्ट में योर नहीं बल्कि यह योर जो है माई में बदल गया। तो यानी अब हमें ये समझना है कि
कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्य को अगर हम देखते हैं तो कुछ भिन्नताएं नज़र आती हैं, और वो भिन्नताएं किस प्रकार होती हैं, कैसे होती हैं, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन इस चीज़ को अभी थोड़ा आपको विस्तार से समझा दिया जाए कि वास्तव में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है, और एक डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सामान्य या साधारण सा नियम क्या होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक दूसरी टॉपिक उठाता हूँ, जिसको हम समझें, जिसको हम देखें कि हमको क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपको कोई इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट बनाने के लिए कह सकता है। तो जो व्यक्ति अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स को जानता है, वह व्यक्ति इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बना सकता है। तो आइए हम इस नरेशन के अगले चरण में पहुंचते हैं, अगली टॉपिक पर चलते हैं, ताकि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लें। तो सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं कि हमारे सामने जब भी कोई डायरेक्ट नरेशन का वाक्य होगा, यानी जब प्रत्यक्ष कथन का कोई वाक्य होता है, तो वाक्य किस रूप में दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, ये हुआ एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा बना। जब हम डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को देखते हैं, जब हम प्रत्यक्ष कथन के वाक्य को देखते हैं, तो हमारा जो वाक्य होता है वह दो भाग में बटा दिखाई देता है। डायरेक्ट नरेशन का एक भाग वह होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है, जिस वाक्य को हमारे वक्ता ने कहा होता है। जो वाक्य इन्वर्टेड कामा यानी कोष्ठक के अंदर बंद रहता है, उस वाक्य को प्रायः हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, और जो वाक्य कोष्ठक के बाहर होता है, उस वाक्य को प्रायः हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। यानी जो भाग कोष्ठक के अंदर रहा उसको रिपोर्टेड स्पीच, जो भाग कोष्ठक के बाहर हुआ उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच में तीन चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिलती है। ये तीन चीज़ें, यानी कोष्ठक के बाहर जो वाक्य होता है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसमें क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, और एक होती है वर्ब, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। यानी डायरेक्ट नरेशन के वाक्य का अगर हम सेक्शन करें, तो यह वाक्य जो होता है इसी रूप में हमारे सामने आता है। उसके प्रायः दो पार्ट दिखाई देते हैं, एक पार्ट कोष्ठक के अंदर होता है और एक भाग कोष्ठक के बाहर होता है। कोष्ठक के अंदर वाले वाक्य को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, कोष्ठक के बाहर जो वाक्य होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में प्रायः तीन चीज़ें होती हैं। एक शब्द को हम जो सबसे पहले होता है उसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, और जो इस वर्ब के बाद दिखता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जब जो वाक्य में क्रिया के रूप में रहता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दो बातें मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दो चीज़ों को भरपूर ध्यान देना होगा। वो दो चीज़ें क्या हैं? तो उसमें से पहली जो चीज़ है वह हमारी है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो दूसरी चीज़ है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी इन दोनों पर हमें विशेष नज़र डालनी होती है, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये दोनों जो चीज़ें हैं
बहुत मायने रखती हैं। इन्हीं के अनुसार हम अपने डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। लेकिन किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय करते क्या हैं, वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, इस स्टेप को हम आपको आगे बताने वाले हैं। अगले स्टेप में आप जानेंगे कि किसी डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या किया जाएगा। इस चीज़ को मैं आपको आगे के स्टेप में बता रहा हूँ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या करना होता है। किसी डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए साधारण या सामान्य से नियम क्या होते हैं, इस चीज़ पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कॉमन रूल्स, यानी सामान्य नियम। और यह कॉमन रूल्स जो होता है वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए नियमों के बारे में आपको बताएगा। तो सबसे पहले कॉमन रूल्स में क्या होता है उसको हमें ध्यान देना होता है। पहला चीज़ हमें ध्यान देना होता है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, यानी जो कोष्टक के बाहर जो वाक्य होगा, उस वाक्य की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हम कोष्टक के अंदर के वाक्य के भाव के अनुसार क्या करते हैं, बदलते हैं। ये साधारण सा नियम है। दूसरा क्या परिवर्तन होता है, कोष्टक के अंदर जो हमारा वाक्य होता है, उस कोष्टक के अंदर के वाक्य के मुताबिक हमें कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ता है, का प्रयोग किया जाता है। तीसरा परिवर्तन किया जाता है, जो कोष्टक के अंदर वाक्य होता है, कोष्टक के अंदर जो वाक्य होता है, कोष्टक के अंदर के वाक्य, कोष्टक के अंदर के वाक्य का प्रोनाउन और टेंस आवश्यकतानुसार क्या करते हैं, बदलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सामान्य सा नियम, साधारण सा नियम है, जिसका हमें ध्यान रखना होता है। इसी कॉमन रूल्स के आधार पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियमों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यहीं तक अपनी बातों को रोकता हूं, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि इस नरेशन के वाक्य को पढ़ने के लिए आप मेरे पूरे नरेशन के वीडियो को अवश्य देखेंगे। और दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर मेरे वीडियो के साथ आप हमेशा जुड़े रहेंगे और नरेशन के इस टॉपिक को अगर आप अच्छी तरह से भली भांति अगर पढ़ लेंगे, तो आपको ज़रूर यह अनुभूति होगी कि आपकी जो समस्याएं थी, उनमें से बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल चुका है। इसलिए मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं, बस आपसे यही एक बात रखना चाहता हूं आपके सामने कि मेरे इस टॉपिक यानी नरेशन के इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें। इसमें जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि पूरे नरेशन को पढ़ाने में मेरा वीडियो कम से कम 20-25 तो बन सकता है, लेकिन मैं यही आपसे चाहूँगा कि मेरे इस पूरी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको नरेशन बनाने के सारे नियम कानून
आपके दिमाग में भली भांति बैठ जाएं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अपने अगले वीडियो में इस नरेशन की नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।